नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 13। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 13। 18 मार्च 2015 सुबह के करीब 3 बजे पुलिस टीम दोनों अभियुक्तों के साथ दिल्ली पहुंची, जहां एसीपी मयंक मोरवाल के आदेश पर उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में डाल दिया गया। अगले 8-9 घंटों तक किसी ने उनकी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। हवालात के जिस कमरे में उन्हें रखा गया था उसमें पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोफोन लगा हुआ था। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि हवालात में बंद दोनों के बीच बातचीत के दौरान ऐसा कुछ अवश्य सामने आएगा जिसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, मगर उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। गुफ्तगू करने की बजाय दोनों घोड़े बेचकर सोते रहे, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कम हैरानी की बात नहीं थी। यूं हवालात में निश्चिंत होकर सोने वाले मुलजिमान से शायद पहली बार उनका पाला पड़ रहा था। दोपहर बाद एसीपी मयंक मोरवाल की उपस्थिति में सुधीर राय ने दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। सबसे पहले चंद्रप्रकाश की बारी आई। उसे लॉकअप से निकालकर सुधीर राय के कमरे में एसीपी के सामने पेश किया गया, मगर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। घबराहट के जो भाव पुलिस उसके चेहरे पर देखना चाहती थी वो दूर दूर तक मौजूद नहीं था। बैठ जाइए, सुधीर बड़े ही आत्मीयतापूर्ण स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है, इसलिए तो आपको यहाँ लाया गया है ताकि आप हमारी गलतफहमी को दूर कर सकें। झिझकता हुआ चंद्रप्रकाश एक कुर्सी पर बैठ गया। आप इतना तो जानते ही होंगे कि आपको हिरासत में क्यों लिया गया है। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। हमें यकीन है कि संजना शुक्ला और गीता अरोड़ा की हैरत अंगेज हत्या को आपने अपने जोड़ीदार दयानंद यादव के साथ मिलकर अंजाम दिया है। आपने पैसों के लालच में आकर अपनी भांजी संजना शुक्ला का 1 करोड़ का बीमा करवाया। इसके बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी। आपकी बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत यह है कि संजना की पॉलिसी में बतौर नॉमिनी जहां कौशल्या देवी का नाम होना चाहिए था, वहां आपने अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को ये पता चले कि आपकी बहन को बेटी के इस बीमे की खबर तक नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले पूरी बात सुन लीजिए। सुधीर अनपेक्षित रूप से बड़े ही शांत लहजे में बोला। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए आपने जो अनोखा रास्ता अख्तियार किया है उसके लिए आप दोनों यकीनन तारीफ के हकदार हैं। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में आप लोग पूरी तरह कामयाब रहे थे। अगर गीता अरोड़ा का कत्ल नहीं हुआ होता तो बेशक कानून के हाथों से आप दोनों बच निकले होते। फिर तो आपने पता लगा ही लिया होगा कि दोनों लड़कियों को जहर कैसे दिया गया था। चंद्रप्रकाश के स्वर में मौजूद व्यंग्य किसी से छिपा नहीं रहा। जी हाँ, आप दोनों की बदकिस्मती से अब पुलिस को पता है कि उस काम को कैसे अंजाम दिया गया था। चंद्रप्रकाश ने हैरानी से उसे देखा। आपने अपने दोस्त दयानंद के जरिए लिपस्टिक की एक ऐसी ट्यूब तैयार करवाई जिसमें पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था। वाराणसी से दिल्ली लौट रही संजना के पर्स में वो जहरीली लिपस्टिक रख देना आपके लिए बेहद मामूली काम था। अलबत्ता ये बात आपको भी नहीं पता थी कि वो कब मरेगी, क्योंकि उस बात का सारा दारोमदार इस बात पर था कि लड़की उस लिपस्टिक को कब इस्तेमाल में लाती है। ये भी हो सकता था कि वो कई दिनों तक उस लिपस्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इत्तेफाक से मकतूला ने उसका इस्तेमाल एरोप्लेन के भीतर ही कर लिया। नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट के बाहर कॉफी पीते वक्त लिपस्टिक का कुछ अंश घुलकर उसके शरीर में पहुंच गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये गलत है, चंद्रप्रकाश कलपता हुआ बोला। मैं भला अपनी भांजी का कत्ल क्यों करूंगा? बताया तो, 1 करोड़ रुपए के लिए, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की सूरत में आपको मिलकर रहने थे, क्योंकि नॉमिनी तो आखिरकार आप ही थे। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं था तो बराए मेहरबानी मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। वो दयानंद की गलती थी जिसे वो बाद में सुधारने वाला था, मगर उसी दौरान संजना की मौत हो गई, इसलिए वैसा कर पाना संभव नहीं रहा। स्टोरी सुनाने से आपका जुर्म खारिज नहीं हो जाएगा, इसलिए सच बोलिए, उसी में आपका कल्याण है। आप कहते हैं कि संजना का कत्ल हमने क्लेम की रकम पाने के लिए किया।
मगर गीता अरोड़ा का भी तो कत्ल हुआ है, उससे हमारी क्या रंजिश थी? रंजिश नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस ने संजना की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया था। ऐसे में डूब रहे 1 करोड़ रुपयों को पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी भी तरह संजना की मौत को कत्ल हुआ साबित कर दिया जाता। तब आपने एक नई चाल चली। एन संजना की तर्ज पर गीता अरोड़ा के कमरे में एक वैसी ही जहर भरी लिपस्टिक रख दी, जो कि आखिरकार उसकी मौत की वजह बनी थी। गीता अरोड़ा के कमरे पर कभी भी मैं अकेला नहीं गया था। पहली बार संजना की मौत के बाद गया था तो दीदी मेरे साथ थी। दूसरी बार विवेक आचार्य नाम का वकील मेरे साथ था, जिसकी निगाह बचाकर एक लिपस्टिक वहां रख देना आपके लिए निहायत मामूली काम था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम मेरे लिए मामूली था वो विवेक आचार्य के लिए मामूली क्यों नहीं था, जबकि वो मेरे बाद भी वहां गीता अरोड़ा के इंतजार में टिका रहा था। उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। संजना या गीता की मौत से उसका कोई भला नहीं होने वाला था। 9 मार्च से पहले तो वो संजना के नाम से भी वाकिफ नहीं था। आपको कैसे पता कि वो संजना को नहीं जानता था? वो खुद ऐसा कहता है। फिर तो उसके कहे को जरूर कोई सनद हासिल होगी, जो कि मुझे नहीं है। बहस अच्छी कर लेते हैं आप। जिसकी जान पर बनी हो वो क्या अपने होंठ सीकर बैठा रह सकता है? आप इस बात को जरा भी खातिर में नहीं ला रहे कि दोनों लड़कियों की मौत के वक्त वो इकलौता शख्स था जो उनके सबसे करीब मौजूद था। विवेक आचार्य पर उंगली उठाने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। आपकी भलाई सिर्फ इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, ताकि पुलिस के हाथों आपकी दुर्गति होने से बच जाए। आखिरकार तो आपने सब कुछ कबूल करना ही है, फिर क्यों अपनी हड्डियों का चूरा करवाने पर तुले हुए हैं? कहकर वो तनिक रुका, फिर फेमस पुलिसिया पैतरा आजमाता हुआ बोला, आप दोनों में से किसी एक को हमने सरकारी गवाह बनाना है। अगर आप सारी सच्चाई बयान कर दें तो हम आपका केस इतना हल्का कर देंगे कि साल 6 महीने में छूटकर बाहर आ जाएंगे। अभी ये ऑफर आपके सामने है, अगली बार दयानंद के सामने होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी बात से कोई बच्चा भी नहीं बहलने वाला इंस्पेक्टर साहब। मेरी आधी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते ही बीती है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अपनी भांजी का कत्ल नहीं किया। वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। उसकी हत्या करके मुझे अपने दोनों लोग नहीं बिगाड़ने थे। बाकी आप मालिक हैं, जो चाहे सोच सकते हैं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुधीर का लहजा अचानक ही कर्कश हो उठा। मैं कैसे भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपनी भांजी का कत्ल नहीं किया। ये ऐसा सच है जिससे मुझे कोई नहीं हिला सकता, आप भी नहीं। इसलिए धमकी देना बंद कीजिए। मजलूम पर डंडा परेड करके आपको तसल्ली मिलती हो तो बेशक कर लीजिए, क्योंकि वैसा करने से मैं आपको चाहकर भी नहीं रोक सकता। ठीक कहा तुमने, अपनी भांजी का कत्ल तुम नहीं कर सकते। कमरे में एक तीसरी आवाज गूंजी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी थी। जनाबे हाजरीन, कानून के रखवालो, बंदे का नमस्कार कबूल फरमाइए। दरवाजे पर आशीष गौतम खड़ा था। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? सुधीर बड़े ही अप्रसन्न लहजे में बोला, फिर अपने एसीपी की तरफ देखा, जिसके किसी भी क्षण फट पड़ने की उसे पूरी पूरी उम्मीद थी। अब आ ही गया हूं तो थोड़ी देर बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते मुझे? यकीन जानो, इसमें तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट का ही फायदा है। सुधीर ने फिर मोरवाल की तरफ देखा, जो अभी तक वहां मूक दर्शक बना बैठा था। ठीक है, मोरवाल बोला, बैठ जाओ। शुक्रिया। वो एक विजिटर चेयर को यूं तिरछा करके बैठ गया कि उसका रुख चंद्रप्रकाश की ओर हो गया। अब बोलो, क्या फायदा कराने वाले हो? मैं आप दोनों को सिगरेट ऑफर कर सकता हूं। मोरवाल ने घूर कर उसे देखा। मेरा मतलब है कि आप लोग सुट्टे लगाना पसंद करेंगे? नहीं। तो फिर बंदे को इजाजत दीजिए। जो मन में आए करो, मोरवाल बोला, लेकिन फौरन साबित करके दिखाओ कि यहां तुम्हारी मौजूदगी पुलिस के लिए मुफीद साबित होने वाली है, वरना मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूं। आप इत्मीनान रखिए एसीपी साहब, बंदे को बाहर का रास्ता बखूबी मालूम है। कहकर उसने एक सिगरेट सुलगाया, फिर लंबा कश खींचकर धुआं उगलता हुआ बोला, यह शख्स संजना शुक्ला का कातिल नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि यह अपनी भांजी से बहुत प्यार करता था। लिहाजा एसीपी साहब की याददाश्त अच्छी है, 30 सेकंड पहले की बात भी याद रह जाती है। मोरवाल का चेहरा कानों तक लाल हो उठा। कोई सख्त बात कहने के लिए उसने मुंह खोला ही था। आशीष बोल पड़ा, इजी इजी माय डियर सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने सिगरेट का एक और कश लिया, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह संजना शुक्ला का कातिल नहीं हो सकता। ये बात अभी और कितनी बार दोहराओगे? ये क्यों नहीं बताते कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संजना शुक्ला 28 फरवरी को ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। ऐसे में 9 मार्च को आईजीआई एयरपोर्ट पर उसका कत्ल भला कैसे किया जा सकता था? जैसे कहीं बम फटा हो।
सब सन्नाटे में आ गए। कुछ क्षण तक कमरे में पिन ड्रॉप सन्नाटा फैला रहा। सबसे ज्यादा बुरा हाल चंद्रप्रकाश का था। अब वो साफ साफ विचलित दिखाई देने लगा था। तुम साबित कर सकते हो? आपके सहयोग से कर सकता हूं, मगर उससे पहले इसी से पूछ कर देखिए। इनकार करने की इसकी मजाल नहीं हो सकती। सुधीर ने चंद्रप्रकाश की ओर देखा तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। तो फिर 9 मार्च को एयरपोर्ट पर जिस लड़की की जान गई वो कौन थी? संजना की कजन अनामिका शुक्ला, जवाब आशीष ने दिया, जिसकी लाश की पहचान इन्होंने संजना के रूप में की थी। मगर फ्लाइट का बोर्डिंग पास तो संजना के नाम से था। वो तो होना ही था, वरना बाद में ये कैसे साबित होता कि मरने वाली लड़की संजना थी, ना कि उस रोज अनामिका ने अपनी जान से हाथ धोया था। मगर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? जरूरत बना संजना का 1 करोड़ का बीमा, जो कि उसके जीते जी नहीं बल्कि उसकी मौत हो चुकने के बाद लिया गया था। कितनी हैरानी की बात है, जो लड़की इस दुनिया में थी ही नहीं, उसके नाम पर 1 करोड़ का बीमा कर दिया गया। जिसके नाम पर 2 मार्च को टर्म इंश्योरेंस लिया गया, वो लड़की 28 फरवरी की सुबह स्वतंत्रता एक्सप्रेस से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। यूं बाद में इन्हें क्लेम मिल जाता? क्यों नहीं मिलता? अगर संजना की एयरपोर्ट पर हुई मौत, जो कि अनामिका थी, कत्ल या दुर्घटना साबित हो जाती तो क्लेम क्यों नहीं मिलता? रिपोर्टर साहब, तुम्हारी ये बात हजम नहीं हो रही, इस बार मोरवाल बोला। जब अनामिका का कत्ल करना ही था तो बीमा उसके नाम से क्यों नहीं लिया गया? अनामिका को संजना साबित करने से तो कहीं इजी था अनामिका के नाम से बीमा करवाना। आखिरकार तो उसका कत्ल इन्हें करना ही था। ऐसा नहीं हो सकता था। बीमा कंपनी सबसे पहले बीमित व्यक्ति की औकात देखती है। उन्हें इंश्योर्ड का इनकम प्रूफ चाहिए होता है, जो कि संजना ही दे सकती थी, क्योंकि वो बारोजगार थी और मोटी तनख्वाह पाती थी। अनामिका स्टूडेंट थी, वो भला अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम कैसे साबित कर सकती थी? तुम ये कहना चाहते हो कि अनामिका के कत्ल का प्लान संजना की मौत के बाद बना और उसका कत्ल करने से इन्हें इसलिए गुरेज नहीं था क्योंकि वो इनकी सगी भांजी नहीं थी? एग्जैक्टली यही बात थी। इस प्लान का ओरिजिनेटर यकीनन इनका दोस्त दयानंद रहा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस की बारीकियों को वो बेहतर समझ सकता था। पूरे मामले पर गौर करने पर पता चलता है कि संजना का बीमा लेने और अनामिका को संजना साबित करके कत्ल करने की प्लानिंग संजना की मौत की खबर मिलने और उसकी दुर्घटनाग्रस्त लाश क्लेम करने के बीच में ही बना था। तभी उसकी लाश की पहचान अनामिका के रूप में की गई। तभी कजन की मौत की खबर सुनकर अगले रोज नारायणपुर पहुंची अनामिका को वहां टिकने नहीं दिया गया। अलबत्ता ये बखूबी साबित किया गया कि दयानंद यादव संजना को एयरपोर्ट से लेकर वहां पहुंचा था। अनामिका को इन्होंने क्या पट्टी पढ़ाकर इस काम के लिए तैयार किया था ये मैं नहीं जानता, मगर उसे अपने ड्रामे में शामिल करना इनकी मजबूरी थी। तभी तो घर पहुंचने पर वो यूं पछाड़ खाकर गिरी कि वहां मौजूद गांव का कोई शख्स उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया। इसके बाद संजना को चोट लग गई है कि दुहाई देकर उसी वक्त अनामिका को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, ताकि भूले से भी किसी गांव वाले की निगाह उसकी सूरत पर ना पड़ जाए। इस तरह इन्होंने संजना को उस रोज सबके सामने खड़ा भी कर दिया और किसी को शक तक नहीं होने दिया कि वह संजना नहीं अनामिका थी। कमाल है, ये जनाब इतने आला दिमाग दिखाई तो नहीं देते। हूं भी नहीं। अब तक खामोश बैठा चंद्रप्रकाश फट पड़ा। ये शख्स कुछ भी वाई तबाही बकता जा रहा है और आप लोग इसे शह देते जा रहे हैं। अच्छा, फिर तुम्हें क्यों नहीं बता देते कि असलियत क्या है? चंद्रप्रकाश खामोश हो गया। अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लेम की रकम हमें अनामिका का कत्ल किए बिना भी हासिल हो सकती थी। यानी तुम्हें इसकी इंश्योरेंस फ्रॉड वाली बात कबूल है? हाँ, कबूल है। उस मामले में हमने सब कुछ वैसा ही किया था जैसा ये अभी अभी बताकर हटा है, मगर अनामिका का कत्ल हमने नहीं किया। वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर उसे संजना की आईडी पर प्लेन से सफर क्यों कराया? क्योंकि हम स्थापित करना चाहते थे कि पॉलिसी के बाद संजना सही सलामत वापस दिल्ली लौट गई थी। वैसा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर हमने एहतियात बरती थी। हमारे गांव में डेथ सर्टिफिकेट गांव का सचिव इशू करता है, जिससे इस बारे में हमारी पहले से ही बात हो चुकी थी कि वो संजना की मौत के 15 दिन बाद का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर हमें दे देगा। पोस्टमार्टम की कोई नौबत हमने आने नहीं दी थी। साथ ही गांव में ये प्रचारित कर दिया था कि उसकी मौत अलीगढ़ की करीब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से गिरकर हुई थी। हमारा इरादा फौरन क्लेम लगाने का भी नहीं था। उसके लिए हम 6-7 महीने इंतजार करते, फिर क्लेम लगाते। ऐसे में अगर गांव में कोई पूछताछ होती भी तो किसी को याद नहीं रहता कि संजना की मौत किस तारीख को हुई थी। फिर अनामिका की मौत हो जाने की वजह से उस बात को सरकारी ठप्पा लग गया। बात तब बिगड़ी जब उसकी मौत को पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया। उस बात से हम परेशान और दुखी दोनों हुए थे।
मगर इसका मतलब ये नहीं था कि हमने गीता अरोड़ा को मौत के घाट उतार दिया, वो भी महज इस सोच के हवाले होकर कि वैसा करने से पुलिस संजना की मौत को भी कत्ल का केस मान लेगी। गीता अरोड़ा की हत्या की जरूरत एक और वजह से भी थी। आशीष नया सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। वो जानती थी कि एयरपोर्ट पर मरने वाली लड़की संजना नहीं थी। ऐसे में उसका मुंह बंद करना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी था, वरना वो कभी भी मुंह फाड़ सकती थी। अपनी मौत वाले दिन वो विवेक आचार्य को यही बताने स्वागत गई थी, जहां तुम्हारी कारस्तानी ने उसकी जान ले ली। और इत्तेफाक देखो कि दोनों लड़कियों की मौत ऐन उस वक्त हुई जब विवेक आचार्य उनके सामने मौजूद था। मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारे खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ, बड़ी हद दयानंद यादव के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए पड़े भसते रहो कि तुम बेगुनाह हो। किसे फर्क पड़ता है? यह सरासर ज्यादती है, वो कलपता हुआ बोला। नाइंसाफी है, जो कि होकर रहेगी। सुधीर सख्त लहजे में बोला। इसे लॉकअप में डाल दो और इसके जोड़ीदार को हाजिर करो। तत्काल वहां खड़ा एसआई भरत आगे बढ़ा और चंद्र प्रकाश को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें कब पता चला कि एयरपोर्ट पर जिस लड़की की मौत हुई वो संजना नहीं थी? 100% यकीन तो मुझे अभी भी नहीं था, मगर वाराणसी में हुई मुलाकात के दौरान संजना का कत्ल किया होने की बात पर जिस तरह इसने भड़क कर दिखाया और भांजी को लेकर जो जज्बात जाहिर किए, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि चंद्र प्रकाश संजना का कातिल नहीं हो सकता। फिर अब मुझे ये पता चला कि 27 फरवरी की रात को संजना से मिलने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई अनामिका के हॉस्टल वाले कमरे का ताला रात को खुला देखा गया था, तो मेरा माथा ठनका। ऊपर से ये बात मुझे पहले से ही साल रही थी कि रात को स्टेशन पहुंची संजना ने हाथ के हाथ गांव जाने का इरादा बदल दिया और अपनी जगह उसी टिकट पर अनामिका को गांव के लिए रवाना कर दिया था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ऐसा करने के बाद वो रोहिणी अपने कमरे पर नहीं लौटी थी। इन बातों को मिला जुला कर देखने पर मुझे लगा कि 27 तारीख की जर्नी में कोई भेद है, और वो भेद यही हो सकता था कि संजना की टिकट पर संजना ने ही सफर किया हो और ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाली भी संजना ही रही हो। एक बार ये बात दिमाग में बैठ गई तो आगे की कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगी। तभी मैंने तुम्हें अनामिका की लोकेशन चेक करवाने को कहा था। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, मगर देखने की फुर्सत नहीं मिली। कहकर उसने अपने ड्रॉअर से एक लिफाफा निकाला जिसके भीतर टेलीकॉम कंपनी से हासिल रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट बताती थी कि 27 तारीख को अनामिका के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में ही विभिन्न स्थानों पर थी। फिर 28 को दिल्ली एयरपोर्ट, उसके बाद वाराणसी के विभिन्न स्थान, फिर नारायणपुर, जिसके बाद से वो नंबर अभी तक इनएक्टिव है। इसका क्या मतलब हुआ? कत्ल वाले रोज एयरपोर्ट पर उसके पर्स से बरामद मोबाइल भी अनामिका का नहीं था? नहीं ही रहा होगा। जरूर उसके मोबाइल में संजना का सिम डाल दिया गया होगा। आखिर उन्हें हर हाल में अनामिका को संजना जो साबित करना था। बाद में किसी वजह से संजना शुक्ला की लोकेशन चेक करने की जरूरत आन पड़ती तो यही साबित होता कि 9 मार्च को वो वाराणसी से सही सलामत दिल्ली पहुंची थी। तभी एसआई भरत दयानंद को ले आया। कुछ क्षण तक वहां मौजूद तमाम पुलिस वाले उसे घूरते रहे। फिर मोरवाल ने चुप्पी भंग की। तुम क्या कहते हो भाई? या पहले तुम्हारे सामने भी उपलब्ध सबूत रखे जाएं, फिर अपनी जुबान खोलोगे? लिपस्टिक की जहरीली ट्यूब्स मैंने तैयार की थी, वो थकी थकी सी आवाज में बोला। मैंने वैसी 4 ट्यूब्स बनाई थी, जिनमें से 2 उसका खरीदार ले गया, तो बाकी 2 यूं ही मेरे पास पड़ी रह गई। यकीन जानिए, उनके किसी इस्तेमाल के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। बाकी 2 तुमने चंद्र प्रकाश के कहने पर तैयार की थी? जी नहीं। अब ये कोई स्टेज है झूठ बोलने की? मैं सच कह रहा हूं, वैसी लिपस्टिक मैंने चंदू के कहने पर तैयार नहीं की थी। चंदू यानी चंद्र प्रकाश? जी वही। फिर किसके कहने पर तैयार की थी? मैं नहीं जानता, मेरा मतलब है उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता। ठीक है, नाम बोलो। रजत वर्मा। आशीष बुरी तरह से चौंका। उस बात की तरफ मोरवाल ने भले ही ध्यान नहीं दिया, मगर सुधीर ने साफ साफ नोट किया था। कौन है ये रजत वर्मा? बताया तो, उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, पूरा सिलसिला बयान करो। 15 या 16 फरवरी की बात है। मेरे पास एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया। फोनकर्ता ने मुझे बताया कि वो लिपस्टिक की ऐसी 2 ट्यूब्स तैयार करवाना चाहता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई हो। उस वक्त मैंने उसे एक भद्दी सी गाली दी और फोन काट दिया। 5 मिनट बाद दोबारा उसका फोन आया। उसने कहा कि वो 2 ट्यूब्स के 1 लाख रुपए दे सकता है। मैं फिर भी नहीं माना तो उसने उसी काम के 2 लाख देने को कहे। तब मैं लालच में आ गया और हामी भर दी।
उसी शाम किसी ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर अगली सुबह मेरे ऑफिस में कोई लड़का मेरे नाम से एक पैकेट छोड़ गया, जिसे खोलकर देखा तो प्लास्टिक की पिन्नी में सफेद चूरा जैसा कुछ था। बाद में उस शख्स ने मुझे फोन करके बताया कि वो एक खतरनाक किस्म की बेहोशी की दवा है, जिसके 1/4 को मिलाकर मुझे 2 लिपस्टिक तैयार करनी है और उस पर लैक्मे का लेबल लगाना है। उस वक्त जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैंने 2 की बजाय 4 वैसी लिपस्टिक तैयार कर ली, जिनमें से 2 उसके बताए पते पर कुरियर कर दिया। बस इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। कुरियर किस पते पर किया था और वो लैंडलाइन नंबर कहाँ का था? जवाब में दयानंद ने जो पता बताया वो वही था जहाँ वाराणसी में आशीष को अगवा करने के बाद ले जाया गया था। कोई बड़ी बात नहीं होती अगर लैंडलाइन नंबर भी वहीं का निकल आता। पता करवाओ भाई, मोरवाल सुधीर से बोला। कौन रहता है उस पते पर? जो कोई भी रहता हो उसे फौरन हिरासत में लिए जाने का इंतजाम करवाओ। जनाब, ये वाराणसी का पता है। सॉरी, मैं भूल ही गया था। ठीक है, मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ। आगे वही कमिश्नर साहब से इस बारे में बात करेंगे। तब तक तुम इसका बयान कंप्लीट करो, कहकर मयंक मोरवाल कमरे से बाहर निकल गया। रजत वर्मा के नाम से तुम कुछ चौंक पड़े थे, वो आशीष से बोला। वाकिफ हो उससे? ये वही शख्स है जिसके आदमियों ने वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर से मुझे अगवा किया था, जिसकी बहन सैलजा उसे RM फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बताती थी, जिसे शक था कि उसका बाप और भाई कोई गैरकानूनी काम करते हैं। ऐसे शख्स ने अपना लैंडलाइन नंबर, पता और नाम सब कुछ इसे बता दिया। ये कुछ समझ में आने वाली बात है? नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उस मकान में अब कोई नहीं मिलने वाला। पुलिस वहां पहुंचेगी तो उल्लू बोल रहे होंगे। देखते हैं क्या होता है, कहकर वो एक बार फिर दयानंद से मुखातिब हुआ। देखो, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए मैं मुलजिम के साथ सख्ती से पेश नहीं आता, जिसके लिए मेरे कलीग्स अक्सर मुझे ताने देते हैं। कहते हैं मैं खामखाई पुलिस में भर्ती हो गया। अब मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाओ और इस केस में तुम्हारी जो भी इन्वॉल्वमेंट है साफ साफ बिना लाग लपेट के बयान करो। जवाब में उसने वही सब कुछ दोहरा दिया जो पहले ही चंद्रप्रकाश बता चुका था। सुधीर राय ने उसे खोद खोद कर सवाल किए। कई सवालों को रिपीट चेक किया, मगर उसके बयान में बाल बराबर भी अंतर नहीं आया। ले जाओ भाई इसे। सुधीर ने एक लंबी आह भरकर एसआई भरत की ओर देखा। बगैर सख्ती किए पुलिस का काम नहीं चलने वाला। भरत ने सहमति में सिर हिलाया और दयानंद को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब क्या कहते हो? मेरे कहने से क्या होता है, ये तुम्हारा महकमा है, इसलिए मुझसे बेहतर जज कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि दोनों सच बोल रहे हैं, वो संजीदा लहजे में बोला, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ हमारे पास काफी कुछ है। अगर दोनों वारदातों में चंद्रप्रकाश और दयानंद का हाथ नहीं है तो फिर किसका किया धरा है ये? ऐसे में तो बस तुम्हारी वो दूसरी वाली थ्योरी ही इकलौती रास्ता बचती है, जिसे साबित कर पाना लगभग असंभव सा दिखाई देता है। तुम्हारा इशारा स्टार फार्मास्यूटिकल्स की तरफ है। और कौन बचता है? तभी चंदू! दयानंद की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। हड़बड़ाकर सुधीर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। वो बाहर की ओर भागा। एक और कत्ल, आशीष जैसे खुद से बोला। उसने सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा एस्ट्रे में मसला और उठकर खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकला तो कुछ पुलिस वालों को सीढ़ियों की तरफ भागते हुए देखा। उसका दिल कह रहा था कि चंद्रप्रकाश अपनी जान से हाथ धो बैठा था। हवालात के सामने पहुंचकर उसने सुधीर को चंद्रप्रकाश पर झुका पाया। बगल में दयानंद खड़ा था। उसका चेहरा फक था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, शरीर कांप रहा था। आशीष ने हवालात के भीतर कदम रखा। चंद्रप्रकाश का मृत शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। होठों के कोरों से झाग निकलकर गर्दन तक पहुंच चुका था। करीब ही एक कांच का ग्लास टूटा पड़ा था और आसपास चाय बिखरी हुई थी। चाय का एक दूसरा ग्लास भी वहां रखा हुआ था, जिसमें मौजूद चाय का लेबल बताता था कि उसे छुआ तक नहीं गया था। आशीष ने एक गहरी सांस ली। जिस मामले को वो सॉल्व हुआ समझ रहा था, चंद्रप्रकाश की मौत ने उसे पहले से कहीं ज्यादा उलझाकर रख दिया था। लाश का भरपूर मुआयना करके आखिरकार सुधीर सीधा हुआ। एक सिगरेट देना। आशीष ने 2 सिगरेट सुलगाए और एक सुधीर को थमाते हुए बोला, कैसे हुआ? ये इतना कमजोर दिल निकलेगा, इसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा मतलब है उसका हार्ट फेल हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से इसने सुसाइड किया है। जेल जाने के डर से चाय में जहर घोलकर पी गया। यूं खुद को बहला लोगे तुम? और क्या करूं यार? वो झल्ला उठा। संजना शुक्ला और गीता अरोड़ा की मौत क्या कम छिछालेदार मचाई थी जो ये तीसरी लाश मेरे गले पड़ गई? इस बार जहर कैसे दिया गया? चाय के जरिए। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। गारंटी तो लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।
तुम्हारी आत्महत्या वाली बात भी तो सही हो सकती है। नहीं हो सकती, समझ लो वो बस विशुअल थिंकिंग है, क्योंकि हवालात में बंद किसी मुलजिम को दिन के 2 बजे चाय देने का कोई रिवाज यहाँ नहीं है। हिम्मत तो देखो साले की, जो दिन दहाड़े पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर मुलजिम का कत्ल कर गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। तभी बाहर को दौड़े कुछ पुलिस वाले वापस लौट आए। सुधीर की निगाह जैसे ही उनके बीच मौजूद सिपाही हरिचंद पर पड़ी, वो गुर्राता हुआ बोला, इधर आ। सिपाही उसके एकदम सामने जा खड़ा हुआ। आज यहाँ पर ड्यूटी पर तू ही था, है ना? जी जनाब। अब 1 सेकंड में बोल, कौन आया था यहाँ? उसका लहजा सुनकर सिपाही कांप कर रह गया। कोई नहीं आया था साहब। फिर मुलजिम के पास चाय कैसे पहुंची? वो तो चाय वाला लड़का देकर गया था। पहले कभी दोपहर में किसी मुलजिम को चाय दी गई है यहाँ? नहीं दी गई, मगर उसने कहा था कि चाय पहुंचाने के लिए आपने यानी इंस्पेक्टर सुधीर राय ने कहलवाया था। उसे पकड़कर मेरे कमरे में ला। अगर वो फरार हो गया तो समझ ले तेरी नौकरी गई। अब दफा हो यहां से। सिपाही हरिचंद सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। कुछ पता चला? उसके पीठ पीछे सुधीर ने बाकी पुलिस वालों से पूछा। नहीं सर, आसपास कोई अजनबी सूरत हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन कोई आया गया बराबर हो सकता है। मेन गेट का हाल तो यह है कि वहां से गुजरने वालों से कोई पूछताछ तभी की जाती है जब पहले से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो, वरना तो वहां मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के लोग आंगतुक की तरफ सिर उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं करते। ठीक है, फॉरेंसिक टीम को खबर कर दो, मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकालकर एसीपी को कॉल लगाया, फिर घटना की जानकारी देते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा तो आशीष उसके पीछे हो लिया। 5 मिनट के भीतर सिपाही ने चाय वाले लड़के को वहां हाजिर कर दिया। वो 22-23 साल का युवक था जो कि हेडक्वार्टर की कैंटीन में सालों से काम कर रहा था। सुधीर ने घूरकर उसे देखा। कोई गलती हो गई साहब? हवालात में कैदी को तूने चाय पहुंचाई थी? जी साहब। और तुझे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था? जी साहब, उस आदमी ने तो ऐसा ही कहा था। कौन आदमी? पूरी बात बता। मुझे क्या मालूम साहब वो कौन था। कैंटीन में पहुंचकर पहले तो उसने मुझसे 2 चाय मांगा। जब मैंने चाय के गिलास सामने रख दिए तो उसने पूछा कि क्या मैं उसे 1 गिलास पानी दे सकता था। तब मैं कैंटीन के भीतर वाले रेफ्रिजरेटर से उसके लिए पानी का गिलास भर लाया। इसके बाद उसने मुझे बताया कि चाय हवालात में कैदियों को देनी है। सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी जरूर हुई, मगर जब उसने आपका नाम लिया तो मैंने हामी भर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुझे पानी लाने भेजकर उसने चाय में कुछ मिला दिया हो? साहब, उसने कुछ मिलाया था या नहीं ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मगर ऐसा करने के लिए वक्त तो था ही उसके पास। उसका हुलिया बता, कैसा दिखता था वो? लंबा चौड़ा था, वकीलों जैसा काला कोट पहने हुए था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, गाल पर भी 2 जगह बैंडेज लगी हुई थी। वो क्लीन शेव्ड था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बात करते वक्त उसने अपना चेहरा हाथ में थमी एक खुली हुई फाइल पर झुका रखा था, इसलिए उसकी बैंडेज के अलावा मैं और कुछ नहीं देख सका। ठीक है, दफा हो यहां से, और आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि किसी के भी कहने पर तूने हवालात में किसी कैदी को कोई भी चीज सप्लाई नहीं करनी है, समझ गया? जी साहब। तो फिर मेरे सिर पर क्यों खड़ा है? एक बात मुझे अभी अभी याद आई है। वो अपने दाएं हाथ में एक अंगूठी पहने था जिस पर कछुआ बना हुआ था। ठीक है, अब जा यहां से। वो कमरे से बाहर निकल गया। सिर पर पट्टी, गाल पर 2 जगह बैंडेज, क्या मतलब हुआ इसका? वो जैसे खुद से बोला। सूरज छिपाने की कोशिश, और क्या? आशीष धीरे से बोला। इतने से किसी की सूरज छिप जाती है? वो उठता हुआ बोला। मेरे साथ आओ, क्या पता तुम शक्ल देखकर उसे पहचान जाओ। आशीष को लेकर वो सर्विलांस रूम में पहुंचा, जहां तरह तरह के उपकरण रखे हुए थे और दीवार पर एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिन पर हेडक्वार्टर परिसर के अलग अलग जगह के दृश्य दिखाई दे रहे थे। कमरे में एक सिपाही और हवलदार बैठे थे जो सुधीर को देखते ही उठकर खड़े हो गए। पिछले आधे घंटे की मेन एंट्रेंस की फुटेज दिखाओ। सिपाही ने तत्काल उस काम को अंजाम दिया। सुधीर और आशीष की निगाहें स्क्रीन पर गड़सी गई। फुटेज प्ले होती रही। उस दौरान कोई विशेष आवाजाही नहीं हुई थी। ज्यादातर समय गेट खाली ही दिखाई देता रहा। बीच बीच में 1-2 पुलिसकर्मी आते जाते रहे। यूं 10 मिनट की फुटेज प्ले हो गई। तब जाकर उन्हें वांछित शख्स के दर्शन हुए। शक्ल फिर भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि भीतर दाखिल होते वक्त वो अपने हाथ में थमी एक फाइल पर झुका हुआ था और चलते चलते उसके पन्ने पलट लेता था। अलबत्ता उसके सिर पर बंधी पट्टी और चेहरे के बैंडेज साफ नजर आ रहे थे। वो शख्स पूर्वतः सिर झुकाए कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कैंटीन के कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले की गई तो उसके चेहरे का कुछ हिस्सा दिखाई दिया, मगर उसकी पहचान के लिए उतना पर्याप्त नहीं था।
आखिरकार वो कैंटीन से बाहर निकला और पूर्वतः हाथ में थमी फाइल पर सिर झुकाए हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया। रिकॉर्डिंग बैक करो और उसके चेहरे पर जूम करो। हवलदार ने उस काम को भी अंजाम दिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके हाथों पर जूम किया गया तो अंगूठी नजर आ गई, जो कि वो अपने दाएं हाथ के बीच वाली उंगली में पहने था। अंगूठी में रिंग के ऊपर एक कछुए की आकृति बनी हुई थी। अंगूठी का जिक्र आने से लेकर अब तक वो लगातार आशीष के जहन में दस्तक दे रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि वैसी अंगूठी उसने हाल ही में किसी को पहने देखा था, मगर दिमाग पर लगातार जोर देने के बावजूद भी उसे वैसा कोई शख्स याद नहीं आया। चंद्रप्रकाश की मौत ने तो मामले को और भी उलझा कर रख दिया। वापिस अपने कमरे में पहुंचकर सुधीर राय कुर्सी पर पसरता हुआ बोला। उसके कत्ल की सूरत में एक बात तो अब साफ हो गई कि दोनों लड़कियों की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था। ये दो जुदा लोगों का कारनामा क्यों नहीं हो सकता? मान लो अनामिका शुक्ला और गीता अरोड़ा का कातिल चंद्रप्रकाश था, जिसका कत्ल किसी ऐसे शख्स ने कर दिया जो इन दोनों लड़कियों में से किसी एक का खास था। ये बहुत दूर की कौड़ी है, ऐसा मानना अपना दिल बहलाने वाली बात होगी। चंद्रप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद किसी ने यूं आनन फानन में प्लान बनाकर दिन दहाड़े पुलिस हेडक्वार्टर के भीतर उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसके साथ साथ दयानंद को भी मारने की कोशिश की। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। मगर दयानंद तो अभी जिंदा है। हाँ, मगर क्यों जिंदा है? इसलिए क्योंकि उस वक्त वो जहर मिली चाय पीने के लिए हवालात में मौजूद नहीं था। होता तो उसका अंजाम क्या चंद्रप्रकाश से जुदा होता? उधर दयानंद यादव के बयान के आधार पर मयंक मोरवाल ने वाराणसी में रजत वर्मा की गिरफ्तारी का इंतजाम करवाया, जहां से खबर आई कि उस पते पर स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। जो अहम बात पता चली वो ये थी कि किसी ने महज 1 महीने पहले ही उस बंगले को किराए पर हासिल किया था। बंगले का किराया एडवांस में चुकाया गया था। साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने वक्ती तौर पर उसे अपना ठिकाना बनाया हुआ था। आज जो ही उसे दयानंद की गिरफ्तारी की खबर लगी, एहसास हो गया कि दयानंद के जरिए पुलिस वहां तक पहुंच सकती थी। लिहाजा उसने बंगला खाली कर दिया। मकान मालिक भी बंगला किराए पर लेने वाले के नाम के अलावा और कुछ नहीं बता पाया था। वो खबर यकीनन निराश कर देने वाली थी। दयानंद को एक बार फिर से सुधीर राय की हुजूर में पेश किया गया। सुधीर ने उसे नए हालात की जानकारी दी और इस बात का बड़ा ही भयावह खाका खींचकर दिखाया कि कैसे वो मौत का निवाला बनने से बाल बाल बच गया था। पहले से बौखलाए दयानंद के रहस्य होश भी उड़ गए। अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार है तो इस केस के बारे में अब तक तुमने जो कुछ छिपाया है कह डालो, क्योंकि कातिल की गिरफ्तारी हुए बिना तुम्हारे सिर से मौत का खतरा नहीं टलने वाला। समझ गए? वो तो मैं बराबर समझ गया इंस्पेक्टर साहब, और अपनी जान भी मुझे बहुत प्यारी है, मगर सच्चाई यही है कि आपको बताने के लिए मेरे पास नया कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी जानता था या इस केस में मेरी जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी मैं पहले ही बयान कर चुका हूं। आशीष उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं। सुधीर ने एक बार गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर हौले से सहमति में सिर हिला दिया। पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकलकर उसने खामखा पूरे कंपाउंड का एक चक्कर लगाया, फिर खबरदार के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। इमारत में दाखिल होते वक्त एक नया ख्याल उसके जहन में कौंधा। रिसेप्शन से गुजरा तो बरबसी उसकी निगाहें वॉल क्लॉक की तरफ उठ गई। 2:30 बजने को थे। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर वो ठिठक गया। मिस्टर आचार्य आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं? आपके कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। विवेक आचार्य उसे सिगरेट के कश लगाता मिला। फोन कर लिया होता, यूं तो मैं पता नहीं कब वापस लौटता। रिसेप्शन पर पता लगा। वो आशीष से हाथ मिलाता हुआ बोला, तुम पैदल ही हेडक्वार्टर तक गए हो, इसलिए तुम्हारे जल्दी लौट आने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। देख लो, तुम आ भी गए। आचार्य उस वक्त भी वकीलों वाला काला कोट पहने हुए था। आशीष अपने चेयर पर जा बैठा। तुम्हारी अंगूठी बहुत खूबसूरत है। अंगूठी? विवेक तनिक चौंका। ओ हाँ, ये मेरे लिए बहुत लकी है। कहते हैं कछुए की शेप वाली अंगूठी समृद्धि लाती है। समृद्धि तो खैर नहीं लाई, मगर जब से मैंने इसे पहना है बहुत सुकून महसूस करता हूँ। लगता है जैसे बहुत जल्द मेरे दिन फिर जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर क्या करने गए थे? कब? तो दोस्तों, ये था अनोखी हत्या नॉवल का 13वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।